हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में एक बार वापस आपका स्वागत है। हम अपनी अंतिम प्रहार सीरीज के 5वें तीर में आपका स्वागत करते हैं, जहां पर हम अपना 5वां तीर छोड़ रहे हैं और अंतिम प्रहार के 5वें तीर में हम इस एग्जाम को ध्वस्त कर देंगे। आने वाले 5 तीरों और में इसको पूरा खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है और हम एक एक करके सारे पीवाईक्यू बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आएंगे ही आएंगे, जो बिल्कुल रेलेवेंट है, वो बना के आपको दे रहे हैं। आपका काम है आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को तीर नंबर 1 से लेके सभी तीरों को एक साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक करके रोज 30-30 मिनट 35-35 मिनट में निपटाना है। चलिए दोस्तों, बिना देर करे और इसकी गारंटी कि आपको आपकी एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस पे यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने 5वें तीर को, लॉन्च करते हैं और शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। टॉपिक नेम है एलोट्रोप्स। क्या होते हैं एलोट्रोप्स? दोस्तों समझो, ऐसे व्यक्ति जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त हो गया, तो तुम दोनों के लक्षण एक जैसे ही हैं लगभग लगभग, बट तुम दोनों की ही क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तुम्हारे क्या है, लक्षण एक जैसे ही हैं। तो तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम दोनों के ही कैरेक्टर, मतलब तुम दोनों का ही स्वभाव लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, यारी दोस्ती एक जैसी, खाना पीना एक जैसी, सब एक जैसा ही होता है। लेकिन समस्या क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर अलग है और आपका स्ट्रक्चर अलग है। बस ऐसे ही 3 भाई हैं, 3 आपस में बेस्टीज, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम है फुलेरिन। ये तीनों आपस में भाई है, एकदम क्लोज मित्र हैं। मित्र होने के कारण सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफर होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, लेकिन चूंकि इनका कंपोजिशन सेम है, इसलिए ये सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम। मास्टर कंपोजिशन कैसे सेम है? सभी कार्बन से मिलकर बने, तो सभी के अंदर कार्बन वाले गुण है। आप और आपके दोस्त सभी जो है वो एक ही स्कूल से जा रहे हो, सभी के अंदर कुछ ऐसी कॉमन वैल्यूज है जिससे आप दोनों साथ हो पाते हो। ठीक है, या आप दोस्त को नहीं लेना चाहते, किसी और को ले लो साथ में, जो भी आपको जम रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कनेक्ट कर गए, बढ़िया। तो आप दोनों के जो विचार हैं वो एक जैसे। जैसे ही एलोट्रोप भी क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, एलोट्रोप्स। याद रहेगी ये बात। 3 एलोट्रोप्स आपको ध्यान रखने हैं, एक का नाम है डायमंड, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम है फुलेरिन। मास्टर स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है? हमने बोल दिया कि सभी के अंदर कंपोजिशन तो कार्बन का ही है, तो मास्टर स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है? दोस्त डायमंड जो होता है ना, उसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से ज्वाइंट रहते हैं। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल सिमेट्री। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। जब भी 4 की बात हो तो हम उसको टेट्राहेड्रल बोल देते हैं। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, होते कार्बन ही है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट डिफरेंट होता है? पहला तो डायमंड में एक कार्बन 4 से अरेंज्ड है, यहां पर जो ग्रेफाइट के अंदर डायमंड का अरेंजमेंट है वो लेयर्स के फॉर्म में है। और लेयर किस तरह की है? हेक्सागोनल लेयर्स है, कुछ इस तरह की लेयर्स है। ऐसी हेक्सागोनल लेयर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर है। और इस तरह से ज्वाइन है कि हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा था, यहां पर हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। समझ में आया? फुलेरिन की बात सेपरेटली करेंगे। फुलेरिन भी क्या सर कार्बन से बना? बिल्कुल कार्बन से बना है। C60 आप इसको कहते हो, जहां भी C60 शब्द दिखे मतलब किसकी बात चल रही है, फुलेरिन की बात चल रही है। ठीक है, 60 कार्बन एटम के कंपोजिशन को ही आप क्या बोल रहे हो, फुलेरिन कह रहे हो। ठीक है साहब, तो इधर 60 की बात हो गई, यहां पर एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ था, यहां पर एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ था। डायमंड के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल लेयर, जहां पर एक कार्बन 3 अदर से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। पता ही है आपको डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन हो गया, डायमंड। ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल की नोक के अंदर आगे क्या लगा है, ग्रेफाइट। तो एक तो ग्रेफाइट शाइनी है, पेंसिल से लिखते हो ना, शाइनी है। दूसरी चीज स्लिपरी भी है, थोड़ा सा स्लिपरी भी होता है, स्मूथ भी होता है। जबकि डायमंड कैसा है, डायमंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। देख रहे हो आप नेचर की कितनी कला है। एक ही चीज से बनी दो अलग अलग चीज कितनी डिफर कर रही है। एक तरफ है डायमंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और एक तरफ है ग्रेफाइट जो कि स्लिपरी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। समझ में आया? जैसे एक घर के 2 बेटे, एक तो बहुत ज्यादा सख्त रहता है और एक नरम रहता है, प्यार में रहता है, मतलब प्यारा रहता है। तो घर का सबसे बड़ा बेटा हो गया डायमंड और सबसे छोटा चुलबुला सॉफ्ट और स्लिपरी कौन हो गया, ग्रेफाइट। ठीक बात। और C60 कार्बन एटम के समूह को आप क्या कहते हो, ग्रुप को क्या कहते हो आप, फुलेरिन कहते हो। कंडक्टिविटी की बात समझ लेते हैं। तो जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास नहीं होने देगा अपने से। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। और फुलेरिन जो होते हैं ना वो दोस्तों सेमी कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, फुलेरिन सेमी कंडक्टर होते हैं, ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखोगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। डायमंड का आपको पता ही है, ज्वेलरी के अंदर डायमंड का यूज लिया जाता है। किसी चीज को काटने में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है दूसरे को काट देगा, उसमें भी इसका यूज लिया जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो आपकी पेंसिल की नोक के अंदर काम आएगा। एक चीज और आपको ग्रेफाइट में ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोड बनाने का काम आता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है,
और मास्टर फुलेरिन, फुलेरिन दोस्त सेमीकंडक्टर की तरह तो काम आएगा ही आएगा। इसका नाम फुलेरिन क्यों रखा, इसके पीछे की अच्छी स्टोरी है दोस्त। फुलेरिन को एक डोम के नाम पर रखा गया और उस डोम को जिसने बनाया था क्योंकि उस डोम का शेप जो है ना वो लगभग ऐसा ऐसा दिखता था। कहीं तो भी एक डोम बना होगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें ध्यान रखना है कि एक डोम, कहीं आर्किटेक्चर ने एक डोम बनाया था आर्किटेक्ट ने, और वो आर्किटेक्ट का डोम इस शेप का दिख रहा था। और ये शेप जो है इसके बारे में हमारे फुलेरिन साहब ने बताया। कहने का मतलब इतना सा है, सिंपल अगर मैं कर दूं तो इसकी नेमिंग एक डोम पे की गई है और उस डोम को बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम जो था उसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया फुलेरिन। याद रहेगी ये बात, क्या सिंपल सी बात है कि एक डोम के नेम पर, क्योंकि उस डोम का शेप इस फुलेरिन के शेप जैसा सिमिलर था और उसी डोम को बनाने वाले आर्किटेक्ट के नाम पर, जिसने उस डोम को डिजाइन किया था, उसी के नाम पर इस कंपाउंड का नाम रख दिया गया है फुलेरिन। C60 को कहते हैं बकमिनिस्टर फुलर, याद रखना है। ये सिंपल, इसकी आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके सामने है, कौन क्या होता है कैसे होता है। अच्छा, चूंकि कार्बन है तो कार्बन से सर डायमंड बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं दोस्त। कैसे बना सकते हैं? अगर आप एक सिंपल कार्बन पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दोगे तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होगा, कार्बन बन जाएगा। ठीक है, कोयले की खान में हीरा कैसे बनता है? जब कोयले की खान में हीरा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर दबता है तब वो हीरा, कोयला जो है काय में कन्वर्ट होगा, हीरे में कन्वर्ट होगा। आपका कार्बन काय में कन्वर्ट होगा, डायमंड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गई? यही सारी बातें आपको पढ़नी है, सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। एलोड्रॉप्स ऐसे हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है पर स्ट्रक्चर अलग होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, याद रखना। यहाँ पर सिंथेटिक डायमंड बना सकते हो आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगा के, सभी की प्रॉपर्टी है, लिखे स्ट्रक्चर कैसे, ध्यान रखना। सर क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता दो। सुन क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सब पूछा जाएगा व्हाट इज एलोट्रोप। क्वेश्चन हो जाएगा कि एलोट्रोप क्या है। ये तो थोड़ा सा सीधा क्वेश्चन आ गया, ठीक भाई साहब, एलोट्रोप क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ, कंपेयर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री, कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो आपको कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। तीसरा आपको दे दिया जाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, ये पिछले क्लास में हमारा बजा था आईफोन, इस क्लास में बज गया हमारा जो हमारा फोन है वो बज गया। ठीक है, पिछले क्लास में हमारा नहीं बजा था, इस क्लास में हमारा बज गया। ठीक है, तो ये सब फोन बज जाता तो थोड़ी समस्या हो जाती, लेकिन बढ़िया है, तुम तो बढ़िया टोन सुनो बीच बीच में, बढ़िया। ठीक है, चलो, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था ना स्टूडियो वाला सारा का बजा था आईफोन, इसमें हमारा गरीब ये है हमारा, समझ गए तुम क्या है हमारे पास ये है हमारे पास। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट की बात समझते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा कि आपको प्रॉपर्टी दे जाए, क्या दे दी जाए, प्रॉपर्टी दे दी जाए कि कोई तो ये प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि एक कंपाउंड है जो कि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है और उसके अंदर टेट्राहेड्रल सिमेट्री पाई जाती है, बताओ उसका नाम क्या है। तो आपको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और आपको नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल है कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी आ सकता है। तो याद रखेंगे स्ट्रक्चर की सिमेट्री ध्यान रखना, एक का टेट्राहेड्रल है, एक में एक कार्बन 3 से अटैच्ड है और हेक्सागोनल सिमेट्री थी, लेयर्स के फॉर्म में थे। टेट्राहेड्रल मतलब एक कार्बन किससे अरेंज है, 4 कार्बन से अरेंज है। और यहाँ पर जो C60 है वो स्फेरिकल है। कैसा है दोस्त, स्फेरिकल। ये तीनों आपको डिफरेंस ध्यान रखने होंगे। चले आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एलोट्रोप्स का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। दोस्त अगर मैं तो एक बात बताऊं सच्चे दिल से, न जाने क्यों मेरा दिल ये कूद के कह रहा है कि एस्टरिफिकेशन आपके आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी 100% लिख दे रहा हूँ, 100% लिख दे रहा हूँ। मुझे न जाने क्यों मेरा दिल ये कूद के कह रहा है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ रही है। मास्टर एस्टरिफिकेशन क्या होती है? जैसे हम बोलते थे क्लासिफिकेशन, तो किसी चीज को क्लास में बांटना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। वैसे किसी भी चीज के पीछे फिकेशन लगना मतलब उसका बनना कहलाता है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। मास्टर एस्टर क्या है? एस्टर है CH3COO C2H5। ये क्या है? ये आगे देखो एस्टर बनाने की सिंपल प्रक्रिया समझो। एक अल्कोहल लो अपना देसी, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए वो अल्कोहल लो। मिथेनॉल मत ले लेना बेटा, नहीं तो मिथेनॉल का पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है, मिथेनॉल डेंजरस हो जाता है, इथेनॉल ठीक रहता है। मिथेनॉल आपको ब्लाइंड कर सकता है। ठीक है, तो देसी थर्रे वाली ना पिए, वैसे तो पिए ही ना, बट अगर कोई पी रहा है बहुत ही लड़ के तो फिर उसको बोले भाई ये देखना मिथेनॉल ना हो। अगर मिथेनॉल हुआ ना तो तेरे साथ काम हो सकता है तेरा बेकार। ठीक है, C2H5OH CH3COOH को जब आप मिलाओगे तो बनेगा CH3COO C2H5। सर C2H5OH मतलब अल्कोहल को आप एसिटिक एसिड के साथ मिला दो दोस्त। किसको? अल्कोहल को आप मिला दो एसिटिक एसिड के साथ, जो बनने वाली चीज है उसी को आप क्या बोलोगे? एस्टर बोलोगे। ठीक है सर, एस्टर का एक और नाम क्या? एस्टर को आप वैसे तो बोलते हो मतलब इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं हम एस्टर को। क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट। तो एस्टर आ जाए या इथाइल एसीटेट आ जाए, आपको ध्यान रखना है। यूजेस क्या? परफ्यूम में यूज होता है,
फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है। अच्छा साहब, सोप बनाने के भी काम आता है। साबुन 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 पोन्स, ठीक है, पोन्स नहीं, पोन्स तो पाउडर है। साबुन हमारा लक्स, लक्स बनाने का काम आएगा। किसी दिन में फेमस हो जाऊंगा तो चलेगी, फिर ये काट के लक्स वाले लगाएंगे। ये मास्टर ने हमारा प्रमोशन किया था। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। तो ये आपका परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट और सोप की तरह काम आता है। अब चूंकि सोप की तरह काम आता है तो एनसीईआरटी वालों ने कह दिया कि भाई सोप भी पढ़ी लो अब। तो इसलिए एक रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं सफोनिफिकेशन। और मेरा मन उठ उठ के बार बार ये कह रहा है कि ये रिएक्शन भी आपको आएगी। व्हाट इज सफोनिफिकेशन रिएक्शन? कुछ नहीं करना है, वो एस्टर लेना है जो उधर बना, उसमें पकड़ के आपको NaOH डाल देना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। जैसे ही आप NaOH डालोगे तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3COONA। ये रिएक्शन देखो, इसके अंदर ये जो CH3COONA बना है, इसी को आप क्या कह रहे हो? सोप। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप बोल देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़िया दोस्त। अच्छा, सोप का और नाम क्या है? सोप को आप सोडियम एसिटेट भी कहते हो, सोडियम एथेनोएट भी कहते हो। तो किसी भी चीज से क्वेश्चन आए, ये ध्यान रखना, ये नेमिंग आपको ध्यान होना चाहिए। चाहे एस्टर ना आके इथाइल एसिटेट आ जाए, चाहे सोडियम ना आके मतलब सोप ना आके सोडियम एसिटेट आ जाए, या फिर सोडियम इथेनोएट आ जाए, आपको ध्यान रखना किसकी बात चल रही है दोस्त। ये स्ट्रक्चर है आपका सोप का। आगे बढ़ते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये आपका अगला क्वेश्चन है जो आ सकता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है दोस्त, समझ लो। उसके पहले एक बात समझो। देखो बेटा, जो सोप है ना, उसके दो एंड है, एक एंड ये है और एक एंड ये है। इसको कहते हो आप हेड। क्या कहते हो आप? हेड। सोप के एक मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ, पूरे साबुन को नहीं लिया। सर साबुन तो ऐसा दिखता नहीं, साबुन तो ऐसा चौकुर होता है। बेटा उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, सोप के एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है। उसमें ये हेड है और ये क्या है दोस्त, आपका टेल है। ठीक है साहब। सर इनकी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग? हाँ बेटा, प्रॉपर्टी अलग 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 होती है। जो हेड होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? हेड आपका हाइड्रोफोबिक होता है और टेल आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। तो हेड आपका हो गया हाइड्रोफिलिक और टेल आपकी होगी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो लव्स वाटर, हाइड्रोफोबिक मतलब सॉरी फियर्स वाटर। कलेश हो जाता है अभी। ओ ओ ओ रुको रुको, ओ फियर वाटर। फोबिया आपका होता है ना, तो पानी, टेल को क्या होता है? फोबिया। और फिलिक मतलब लव्स वाटर। ठीक है, होगा क्या मास्टर? कुछ नहीं है। मान लो ये आपने पानी डाला, ये आपका क्या है? सब तरफ पानी है, वाटर है। तो इसके अंदर क्या होगा ना, हमारी जो टेल है, चूंकि वो टेल हाइड्रोफोबिक है यानी पानी से डरती है, तो वो पानी से दूर रहना चाहेगी हमेशा। पानी से कैसे रहनी चाहेगी? दूर रहना चाहेगी। तो टेल आपकी बाहर की तरफ निकली रहेगी। सर चूंकि हेड हमारा हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करता है, तो वो पानी की तरफ रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये जो हेड है हमारा, ये पानी की तरफ रहना चाहेगा और टेल हमारी पानी से दूर रहना चाहेगी। इधर बीच में पानी पड़ा है तो टेल बाहर जा रही है, और चूंकि बीच में पानी पड़ा है तो हेड पानी की तरफ आ रहा है। सर अब होगा क्या? अब होगा मेन मुद्दा। मान लो यहां पर यह आपका पानी है और इस पानी के अंदर आपने आपका शर्ट लिया और शर्ट डुबा दिया, और इस शर्ट के अंदर क्या लगी है? डर्ट लगी। क्या लगी दोस्त? ये आपकी डर्ट लगी है। अब मुझे आप ये सोच के बताओ, चूंकि यहां पर डर्ट लगी हुई है और डर्ट जो है वो ना आपको पानी से साफ करनी है, आपने उसके ऊपर लगा दिया सोप। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करेगा डर्ट की तरफ? इधर बाहर भरा हुआ है पानी, ये क्या भरा हुआ है? बाहर पानी भरा हुआ है। सर ये पानी भरा हुआ है, ये बीच में डर्ट है, आपने शर्ट अगर लगा दी है तो आपका जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी की तरफ नहीं रहेगा, वो डर्ट की तरफ रहेगा। तो आपका हाइड्रोफोबिक डर्ट की तरफ हो गया। ठीक है, ये आपका डर्ट की तरफ, ये डर्ट की तरफ हो गया। और ये जो आपका हेड है ये पानी की तरफ हो जाएगा। सर आपने बताया था पानी की तरफ, पानी की तरफ। क्योंकि हेड कैसा है? हेड हमारा हाइड्रोफिलिक है तो पानी की तरफ मुड़ जाएगा। टेल हाइड्रोफोबिक है तो वो डर्ट की तरफ चली जाएगी। तो ये चली जाती है डर्ट की तरफ और ये चले जाता है वाटर की तरफ। इस जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, इसको कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं? मिशेल। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। मिशेल का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं, कौन हाइड्रोफोबिक है, फोबिक है, कौन हाइड्रोफिलिक है, ये पूछ सकते हैं। तो मिशेल बना देना, बीच में यहाँ पे डर्ट ड्रॉ कर देना, या आसपास आपकी वाटर ड्रॉ कर देना, और वाटर में हाइड्रोफोबिक टेल डला देना और हाइड्रोफिलिक हेड बता देना। डर्ट की तरफ आप रख देना टेल और बाहर पानी की तरफ रख देना। अब क्या होगा? क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप समझो। देखो आपके डर्ट के ऊपर क्या लग गई है? आपके डर्ट के ऊपर टेल पकड़ के बैठ गई है और आपके जो हेड है वो पानी की तरफ है। ठीक है, और उस टेल से हेड जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? आप घिसोगे। आप जब डर्ट को घिसोगे तो ये जो टेल है ना, ये इतना डरी हुई है पानी से, इतना डरी हुई है पानी से कि ये पानी में नहीं जाना चाहेगी। नहीं जाना चाहेगी तो क्या जोर से पकड़ेगी डर्ट को? तो जोर से पकड़ के रखेगी। इसी दौरान आप दम लगा रहे हो। जब इसने जोर से पकड़ रखा और आप दम लगा रहे हो तो ये क्या करेगी? अपने साथ साथ, जब इसको तो आप हटा ही रहे हो, सोप को आप हटा रहे हो, तो ये सोप की जो टेल है ये उस डर्ट को नहीं छोड़ेगी और ये जाते जाते अपने साथ डर्ट भी लेती जाएगी।
सर ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेल जो थी ना वो हाइड्रोफोबिक थी, वो पानी में नहीं जाना चाहती थी। तो किस में रहेगी? बोले मैं हमेशा डर्ट के साथ ही रहूंगी। अब आपने बाहर से घिस दिया तो डर्ट के साथ ही बाहर चलेगी, पानी में ना जाने के कारण उसका डर्ट के साथ बॉन्ड जो है स्ट्रांग रहा और वो ऐसे कैसे बाहर चली जाएगी। इसी को आप क्या कहते हो? चूंकि ऐसे कैसे चली जाएगी तो अपने साथ क्या लेती जाएगी? मिट्टी भी लेती जाएगी। इसी को आप कहते हो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। ये पूरा यहाँ पे लिख रखा है, सारी बातें क्लियर है, समझ जाओगे। ऑन रिंसिंग डर्ट पार्टिकल टेल बीइंग हाइड्रोफोबिक अवॉइड्स टू मूव इन वाटर एंड फोर्स अवे डर्ट विद इट एंड टेक्स अवे मूव्स इन वाटर एंड टेक्स अवे डर्ट विद इट। ठीक है दोस्त, समझ गए सारा। मिसेल किसको कहते हैं? डर्ट प्लस सोप। सारी बातें यहाँ पर क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ आपका सोप था। मास्टर क्वेश्चन क्या आएंगे बता दो फटाफट। बेटा 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो मिसेल क्या होता है, आपसे मिसेल पूछ सकते हैं, मिसेल पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं क्लींसिंग एक्शन, क्लींसिंग एक्शन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपसे ईस्टर के रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन सपोनिफिकेशन पूछ सकते हैं। चौथा आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन दोनों से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो ईस्टर रिएक्शन से और एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन से। आपको एक्स और वाई फॉर्मेट में चीजें पूछी जा सकती है। कौन सा एक्स कंपाउंड है जिसको मिलाने पे हमको सोच प्राप्त होता है। आज आपको नेमिंग ध्यान रखनी है। जैसे आप सोडियम एसीटेट किसको कहते हो, ठीक है, इथाइल एसीटेट किसको कहते हो, तो सोडियम एसीटेट और इथाइल एसीटेट किसके नाम है, इथाइल एसीटेट ये किसके नाम है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है। यूज आपको ध्यान रखना है, ईस्टर के यूज क्या हो सकते हैं। यूज से भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक चीज है वो फ्लेवर बनाने के काम आती है, परफ्यूम बनाने के काम आती है, सोप बनाने के काम आती है। बताओ एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स का फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। सभी के फॉर्मूले अच्छे से ध्यान होना चाहिए, सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलें दोस्त आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अपन मामला समझते हैं। ये यहाँ से संभावित क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, ठीक है। डायग्राम ध्यान रखना, मिसाइल का डायग्राम ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। डिफरेंस क्या है सोप और डिटर्जेंट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देख बेटा, साबुन और डिटर्जेंट में फर्क क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, साबुन वो होता है जो शरीर पर लगाता है, डिटर्जेंट। ऐसा क्यों? देख बेटा, जो सोप होता है ना उसका कंपोजिशन और डिटर्जेंट का कंपोजिशन में फर्क है। सोप में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि डिटर्जेंट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट से बना होता है। अब सोप के साथ समस्या है कि सोप को आप हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट को आप किसके साथ यूज कर सकते हो? हार्ड वाटर के साथ यूज कर सकते हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सोप की क्लीनिंग एक्शन, सोप से आप डर्ट निकालो, निकालने में 12 बज जाएगी, डिटर्जेंट से निकालो, निकालने में मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि क्लींजिंग एक्शन सोप की कम होती है, डिटर्जेंट की थोड़ी सी वीक होती है। तो सर हम सोप क्यों नहीं यूज करते शरीर पे? बेटा शरीर और कपड़े में फर्क है, तेरे शरीर की डर्ट और कपड़े की डर्ट में फर्क है, शरीर पे यूज होने वाले पानी और कपड़े को धोने वाले पानी में फर्क है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया क्या मैं बता रहा हूँ? तो सोप और डिटर्जेंट में आपको ध्यान रखना है कि ये सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ये सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट है। अब एक बात सर आप बताओ मुझे, ऐसा आपने क्यों बोला कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अलग अलग तरीके से काम करते हैं दोनों? बेटा ध्यान रखना, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ अच्छा काम करता है, हार्ड वाटर के साथ अच्छा काम करता है, जबकि सोप किसके साथ काम करता है? अच्छा, सॉफ्ट काम करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ, सॉफ्ट वाटर के साथ। ठीक है, अब पहले तो सर ये बता दो कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या। देख बेटा समझ, जब भी हैवी मिनरल्स होंगे किसी पानी के अंदर तो उसको आप बोल दोगे हार्ड वाटर। तो इसके अंदर हैवी मिनरल्स होंगे, क्या होंगे? हैवी मिनरल। जबकि इसके अंदर क्या होंगे? थोड़े से लाइट मिनरल। सर हैवी मिनरल्स मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पाए जाते हैं, जबकि सॉफ्ट मिनरल, सॉफ्ट वाटर के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो कि लाइट मिनरल है, ऐसे लाइट मिनरल। तो और अब क्या होगा सर? इससे ये होगा कि जो हैवी मिनरल है जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम और सॉफ्ट मिनरल है सोडियम और पोटेशियम, ये अलग अलग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं कि क्यों सोप सॉफ्ट वाटर के साथ काम नहीं करता। बेटा जो सोप हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, बेटा जो सोप होता है ना उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम है, और हार्ड वाटर में पाए जाने वाले जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल है वो सॉफ्ट वाटर के अंदर एक स्कम बना लेते हैं। स्कम मतलब ऐसा समझ लो, अभी आप सिंपल भाषा के अंदर एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बना लेते हैं, जो घुलता नहीं, जो क्लीन नहीं करने देता। ठीक है, समझ में आ गए? तो होगा क्या कि अगर सोप को आपने हार्ड वाटर के साथ घोला तो कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ये जो आपने बताया था ना, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो है ये हार्ड वाटर के अंदर क्या बना लेंगे? स्कम बना लेंगे, और स्कम बनाने के कारण ये हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम डिटर्जेंट को यूज करेंगे हार्ड वाटर के साथ, तो डिटर्जेंट में पाए जाने वाले हेवी मिनरल जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम
हार्ड वाटर के अंदर स्कम नहीं बना पाते, चूंकि स्कम नहीं बना पाते तो क्लीनिंग इजीली हो जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट समझ गए। एक ही कंसेप्ट है कि सोप के अंदर पाए जाते हैं लाइट मिनरल जैसे सोडियम और पोटेशियम, और ये लाइट मिनरल हार्ड वाटर के अंदर स्कम बना लेते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड वाटर के अंदर स्कम नहीं बना पाते। इसी चक्कर में क्या होता है, स्कम बनेगा तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, स्कम नहीं बनेगा तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी। याद रखोगे क्या क्या क्वेश्चन है। पहला तो सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, डिटर्जेंट कैल्शियम और डिटर्जेंट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट है। दूसरा सोप के अंदर सॉफ्ट वाटर के साथ प्रॉपर्टी अच्छी पाई जाएगी, हार्ड के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी डिटर्जेंट के साथ पाई जाती है। जनरली सोप लो क्लींजिंग एक्शन दिखाता है, डिटर्जेंट हाई क्लींजिंग एक्शन दिखाया जाता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में फर्क ध्यान है, हार्ड वाटर कैल्शियम मैग्नीशियम के मिनरल पाए जाएंगे, सॉफ्ट वाटर में सोडियम पोटेशियम के पाए जाएंगे। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के साथ क्यों अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम है, मतलब सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि सोप के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम है वो हार्ड वाटर के अंदर क्या बना लेंगे, स्कम। जबकि डिटर्जेंट के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो हार्ड वाटर के अंदर स्कम नहीं बना पाते, इसलिए उसकी क्लींजिंग एक्शन अच्छी होती है, जबकि सोप की हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन अच्छी। क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन क्या आएंगे मास्टर, क्वेश्चन बेटा दो तीन तरीके तक को पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तक को पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तुझे सर पिंक कितना यूज क्यों करता है बेटा, पिंक तो पिंक है बेटा, कुछ भी कहो, ठीक है। चाहे लड़के ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको पिंक पसंद नहीं होगा, जिन्होंने कलर को बांट रखा होगा जेंडर के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, बट मुझे तो पिंक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब काफी अच्छा लगता है, तो मैं बार बार पिंक ही जाता है मेरे, ठीक है। पिंकी पुकी पिंकी है अपन। चलो आगे समझो, पिंक के अंदर क्या है मामला। पिंक के अंदर मामला नहीं है। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन ये आएगा दोस्त, आपको हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर में फर्क पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आपको सोप और डिटर्जेंट में फर्क पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि वाई, क्यों, वाई सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता, ठीक है। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब सपोनिफिकेशन क्या है, यहाँ पे भी सपोनिफिकेशन भी आ सकता है, सपोनिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये संभावित आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करती, और दूसरा ये बताओ कि उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, और तीसरा ये बताओ कि उसको बनाने के लिए क्या रिएक्शन लगेगी। तो तीनों के आंसर आप बता पाओगे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, तरह की चीजें आपको आएंगी। समझ में आ गए, सिंपल सी बात, एक ही ध्यान रखना है कि जो सोप होता है, एक बार और बता दे रहा हूँ, सोप के अंदर जो सोडियम या पोटेशियम है वो हार्ड वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हार्ड वाटर के साथ बना लेते हैं स्कम। क्या बना लेते हैं, स्कम। और ये स्कम बनने के कारण जो क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती, या क्लीनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है या नहीं हो पाती, ठीक है दोस्त। जबकि हार्ड वाटर मतलब डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ स्कम नहीं बना हो पाएगा। ये सारे संभावित क्वेश्चन आने वाले मैंने आपको बता दिए। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं मास्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा बेटा, एक तो आपको देखने मिलेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला शब्द लिखा है मोनो, दूसरा लिखा है हाइब्रिड और तीसरा लिखा है क्रॉस। सर मोनो का तो मतलब जब आप सिंगल कैरेक्टर की बात करोगे, सिंगल कैरेक्टर की आप बात करोगे, तो इस तरह के जब भी क्रॉस आप करवाओगे जिसमें आप सिंगल कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हो, उसी को आप क्या बोल दोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो क्या सर डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को डिस्कस करते थे, बिल्कुल। मोनो हाइब्रिड में एक करते थे, डाई हाइब्रिड में दो करते हैं, ठीक। तो मोनो हाइब्रिड के अंदर अभी हम मान लेते हैं प्लांट की हाइट, कैरेक्टर क्या है, प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट। याद रखना बेटा, इससे संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपको देखना हेरिडिटी के अंदर असर्शन और रीजन से टर्मिनोलॉजिस्ट पे टर्मिनोलॉजिस्ट को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो मैं सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करूंगा। अभी क्रॉस लेवल पे समझ लो क्या मसला है। तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हम जब एक कैरेक्टर लेंगे ना बेटा, तो एक प्लांट के अंदर एक ही कैरेक्टर, वही कैरेक्टर दूसरे प्लांट के अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम ले लेते हैं दोनों टॉल है, प्योर टॉल है, मतलब कैपिटल टी और इधर प्योर डॉर्फ मतलब स्मॉल टी। जब दोनों को क्रॉस कराएंगे, और एक बात ध्यान रखना, जब भी अलील सेम हो तो किसी एक अलील को ही आपको पास कराना है। यहाँ पे भी दोनों अलील सेम है तो किसी एक को ही पास कराना है। याद रखना, जब भी अलील डिफरेंट हो तो अलग अलग क्रॉस करवाओ, पर जब भी अलील सेम हो तो एक एक को नीचे उतार लो फिर क्रॉस कराओ, ठीक है। तो चूंकि यहाँ दोनों टी कैपिटल टी तो एक को ले लिया, यहाँ पर दोनों स्मॉल टी एक को ले लिया, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमको यहाँ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा सर, यहाँ लगेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लगेगा दोस्त, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या होता है, तीनों लॉ मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगा, अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझो।
लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो मजबूत अलील होगा, जो स्ट्रांग अलील होगा उसी की चलेगी, दादागिरी उसकी चलेगी जो बड़ा है, जो मजबूत है। तो यहां पर ये स्ट्रांग अलील है, दबदबा इसका है, तो इसकी चलेगी। यानी F1 जनरेशन, जो पहली जनरेशन आपको मिली, उस पहली जनरेशन को आप क्या बोलते हो, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर 100% कैसे आ रहे हैं, टॉल। ये आपका PYQ 10 बार पूछ लिया गया है, ठीक है, 10 बार पूछ लिया गया, 3 से 4 बार तो लिख ही देता हूं, मैंने खुद देखा है, आज की आज ही देख लिया है। 10 बार पूछ लिया गया है PYQ आपके कि हम एक सिंगल कैरेक्टर वाले 2 प्लांट को लेंगे और सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, तो F1 जनरेशन के अंदर सारे कैसे बनेंगे, तो आपको बोलना है कि सारे कैसे बनेंगे साहब, टॉल बनेंगे। चाहे यहाँ पर ब्लैक और रेड ले लो, जो भी कैरेक्टर लो, जो कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, जो अलील डोमिनेटिंग है, जो अलील मजबूत है, F1 जनरेशन के अंदर सारे कैरेक्टर उसी के दिखेंगे, ये आपका रूल है, ठीक है सर। F2 जनरेशन, जब भी आप F1 जनरेशन वालों की सेल्फिंग कराते हो, क्या कराते हो, सेल्फिंग। सर सेल्फिंग कैसे कराते हो, इसी के गेमेट को तोड़ तोड़ के दोबारा बनाओगे। देखो F1 जनरेशन के अंदर गेमेट क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ गेमेट बनाओ तो इसके बन जाएंगे एक कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर बन गया एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सेल्फिंग करा रहे हैं मतलब इस जैसे को इस जैसे से ही क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये इस जैसे, चूंकि दोनों अलग है, अगर यहाँ दोनों सेम होते तो हम एक ले लेते, पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी तो मैंने सेपरेट लिया। यहाँ पर भी कैपिटल टी ये पहले पेरेंट का ले लिया और ये दूसरे पेरेंट का ले लिया, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, क्रॉस किया तो एक आया कैपिटल टी, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे करेंगे आएगा तो स्मॉल टी। ये जो आपने सेल्फिंग से बनाई है, इस जनरेशन को आप बोलते हो F2 जनरेशन। देखने को क्या मिला, तो देखने को ये मिला कि F1 जनरेशन के अंदर 100% कैसे आ रहे थे, टॉल। सर F2 जनरेशन के अंदर सेल्फिंग के बाद क्या देखने को मिला, बेटा F2 जनरेशन के अंदर 2 तरह की रेशियो दिखेंगे। एक दिखेगा फिनोटिपिक रेशियो, कैसा रेशियो दिखेगा, फिनोटिपिक। ये PYQ बेटा बहुत बार पूछा गया और इस बार भी आएगा। फिनोटिपिक रेशियो वो आपको दिखेगा कुछ, और एक दिखेगा आपको जीनोटिपिक रेशियो, वो आपको जीनोटिपिक रेशियो दिखेगा कुछ, जीनोटिपिक रेशियो दिखेगा कुछ। क्या दिखेगा अभी समझो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर से देख के उसका कैरेक्टर क्या निकल के आ रहा है वो बताना है। देखो चूंकि यहाँ पर दोनों कैपिटल टी हैं तो किसकी चलेगी, कैपिटल टी की, तो क्या रहेंगे ये टॉल, तो ये वाला हो जाएगा टॉल, ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल टी के साथ एक स्मॉल टी है, यही वाला कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, टॉल आ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, टॉल। चूंकि अगर एक भी डोमिनेट अलील फंस गया, एक भी मजबूत अलील फंस गया तो फिर उसी की चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मीडियम हाइट बन जाए कि सर एक टॉल था एक ड्वार्फ था तो मीडियम हाइट बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसकी चलेगी उसी के पूरे कैरेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी वापस यही कंडीशन, तो यहाँ पर भी टॉल। अब यहाँ पर एक भी बड़ा अलील नहीं फंसा है, एक भी कोई शक्तिशाली आदमी बाहुबली यहाँ पर नहीं आया है, तो सारे कैरेक्टर कैसे आ जाएंगे, ड्वार्फ। समझे बेटा, ड्वार्फ में सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है जब कोई मजबूत अलील ना हो। तो फिनोटिपिक रेशियो ऐसा रेशियो जो आप देख के पता लगाओगे, वो क्या आ रहा है, 3:1। 3 कौन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं सर टॉल, और 1 कौन आ रहा है, 1 आ रहा है सर ड्वार्फ। समझ गए दोस्त, यही क्या हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सर डाई हाइब्रिड का तो बताओ, चुनाव मत लगाओ, हमको पूरे पैसे देके बैठे, ठीक है। अरे बेटा पैसे वैसे तो लिए नहीं मैंने तो, ठीक है, लेकिन चलो समझो, समय देखे बेटे, समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। समझो जीनोटिपिक रेशियो क्या है। जीनोटिपिक रेशियो ये है कि उनके अंदर उनका फॉर्मूला, अलील का फॉर्मूला क्या है। देखो 3 तरह के फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है कैपिटल टी, ये एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है स्मॉल टी स्मॉल। कैपिटल टी फॉर्मूला वाले कितने लोग दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्मूले वाले 2 दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये। स्मॉल टी वाले 1 दिख रहे हैं। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ये भी आपका क्या है, PYQ, ये भी आपका। सर इंपॉर्टेंट क्या बेटा, इंपॉर्टेंट क्या समझ, इंपॉर्टेंट ये है दोस्त कि तेरे को क्वेश्चन घुमा घुमा के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे वो कुछ भी दे दे, चाहे प्योर प्लांट दे दे, कुछ भी दे दे, कलर दे दे, कोई सी कैरेक्टर ले ले, तेरे को तो क्या याद रखना है, ये रेशियो ध्यान रखना है कि अगर एक कैरेक्टर की बात हो रही है, एक कैरेक्टर की बात हो रही है, एक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन के अंदर 1:2:1 रहेगा। अब क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछाओ, रेशियो हमेशा यही रहेगा। और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 रहेगा। इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लागू करके आंसर दे देना, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मेरा अनुमान है कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे देख बेटा, सिंपल सा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसा प्रोसेस वहां फॉलो हुआ था ना, वैसा प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है सर, देखो
यहाँ पर आप कितने कैरेक्टर लोगे, 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस समझाया जाएगा। यहाँ से तो उधर तो आपने सिर्फ टॉल और ड्राफ्ट कर लिया, यहाँ पर आप क्या बताओगे, यहाँ पर आपने 2 चीजें ली है, एक तो आपने सीड का कलर भी लिया है, सीड कलर भी लिया है, प्लस सीड का शेप को भी लिया है। 2 चीजों के बारे में आप एक साथ बात करोगे। इस तरह के क्रॉस को आप क्या बोलते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये किस तरह के क्रॉस की बात चल रही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम है, कैपिटल वाई तो एक ले लेंगे, क्योंकि कैपिटल आर दोनों सेम है तो एक ले लेंगे। इधर भी स्मॉल वाई सेम है तो कोई एक को ले लेंगे, और स्मॉल आर सेम है तो दोनों में से एक को ले लेंगे। बनेंगे वाले कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा एक चीज समझ, यहाँ पे जो बनेंगे ना वो 100% बनेंगे। कैसे बनेंगे, 100% बनेंगे। मास्टर 100% क्या, 100% बेटा येलो और राउंड, येलो एंड राउंड। सर येलो एंड राउंड क्यों बने, क्योंकि इस बार कैपिटल वाई फंस गया ना, इधर कैपिटल वाई फंस गया। और राउंड क्यों बने, क्योंकि कैपिटल आर फंस गया, समझे। तो कैपिटल वाई के कारण अब चाहे भले स्मॉल वाई हो, चलेगी किसकी, डोमिनेट वाले की। तो कलर के रिस्पेक्ट में कैपिटल वाई वाला बाजी मार जाएगा, और शेप के रिस्पेक्ट में कैपिटल आर वाला बाजी मार जाएगा। तो ओवरऑल ये कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा और राउंड दिखेगा। समझ में आया। ये कब की बात है, F1 जनरेशन। ये आपका PYQ भर भर के आ रहा है, ये आपका 100% PYQ आएगा, भर भर के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई साहब 2 अलग अलग कैरेक्टर ले लिए, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा है। ये कहाँ, NCERT में दे रखा है, ठीक है। एक शेप खोलना, मेंडल ने 7 कैरेक्टर का बताया, अगर बोलोगे तो अगले सीरीज के अंदर आगे ले आऊंगा। कुछ नहीं है, 7 कैरेक्टर बताया, कौन डोमिनेट है कौन रिसेसिव है, कुछ भी नहीं करना। देखना ये डोमिनेटिंग है ना, इसको बना दो 100%। अब जब F2 जनरेशन की बात होगी तो फिर F2 जनरेशन में 2 बातें होंगी। पहली बात होगी फिनोटाइप की, दूसरी बात होगी जीनोटाइप की। फिनोटाइप मतलब देख के क्या पता लगेगा, बेटा 4 तरह की कंडीशन देखो देख के मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, देख, एक मिलेगी तेरे को येलो राउंड, एक मिलेंगे तेरे को येलो व्रिंकल, एक मिलेंगे तेरे को ग्रीन राउंड, और एक मिलेंगे तेरे को ग्रीन व्रिंकल। ये 4 तरह की संभावनाएं बन सकती है। रेशियो क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है 9:3:3:1। सर जीनोटाइप 12:12:24 12:12:1 याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लास 11th का मैटर है। क्लास 11th 12th में ये आप पढ़ते हो, ठीक है। तो आपके काम का नहीं, आपके काम का क्या है, सिर्फ फिनोटाइप। 9:3:3:1, 9:3:3:1। 9 बनेंगे येलो राउंड, 3 बनेंगे येलो रिंकल, रिंकल मतलब खुरदुरा सा शेप, 3 बनेंगे ग्रीन और राउंड, ठीक है। और 1 बनेगा ग्रीन और रिंकल। देखो जो सबसे रेसेसिव है दोनों कंडीशन में, ग्रीन कलर के रिस्पेक्ट में रेसेसिव है और रिंकल शेप के रिस्पेक्ट में, तो ये ओवरऑल सबसे ज्यादा रेसेसिव है। कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। ये बीच के हैं दोनों, 3-3। येलो यहाँ पर कलर के रिस्पेक्ट में डोमिनेट कर रहा है और रिंकल रेसेसिव है शेप का, जबकि यहाँ पर ग्रीन रेसेसिव है कलर का और राउंड डोमिनेटिंग है शेप का। यहाँ पर दोनों डोमिनेट हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं बोथ डोमिनेटिंग केस। बोथ डोमिनेंट यहाँ है, बोथ डोमिनेंट यहाँ है, यहाँ क्या है, बोथ रेसेसिव यहाँ है, बोथ रेसेसिव यहाँ है। और या ये क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन, जिसमें 2 कंडीशन बन रही है। एक बार कलर का डोमिनेटिंग के साथ आ रहा है शेप का रेसेसिव, और एक बार आ रहा है शेप के डोमिनेटिंग के साथ कलर का रेसेसिव। कलर का ये भी 3 बन रहे हैं और ये भी कितने, बस तेरे को ये रेशियो ध्यान रखना है दोस्त, तेरे को ये रेशियो पकड़ना है, इस रेशियो को मत छोड़। सारे क्वेश्चन तेरे इस रेशियो से बन जाएंगे। कुछ भी दे रखा हो तो ये निकाल ले, डोमिनेटिंग कौन है, कलर है कि शेप है, रेसेसिव कौन है, और ये कॉम्बिनेशन बना दे। एक तो डोमिनेटिंग, दोनों तरह के कैरेक्टर का डोमिनेटिंग बना दे, एक दोनों तरह के कैरेक्टर का रेसेसिव बना दे, और 2 बीच के शेप बना दे। इस बेस तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन इससे बन जाए। इसके बाहर इन क्रॉस से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाले, ठीक है। लेना है तो ले ले। जीनोटाइप का तेरा काम नहीं, 12:24 12:12 रेशियो होता है, कोई काम का नहीं, आगे पढ़ेंगे। चलो दोस्त आगे पढ़ लेते हैं हम ऑक्सीडेशन। पहले मैं तुमको ऑक्सीडेशन सिंपल भाषा के अंदर समझा देता हूँ। पहले मैं तुमको ऑक्सीडेशन सिंपल भाषा के अंदर समझा देता हूँ। दोस्त समझो, देखो बेटा ऑक्सीडेशन से अभी अगर तुम सिंपली समझो तो ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी चीज को खराब करना ना, तो आप उसका ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीजन फंसा दो उसके अंदर। अब ये ऑक्सीडेशन को आप अलग अलग एलिमेंट में होने के बेसिस पे इसको 2 भाग में बांटते हो। एक का नाम होता है रेंसिडिटी, एक का नाम होता है कोरोजन। सर रेंसिडिटी क्या, रेंसिडिटी मतलब जब भी ऑक्सीडेशन किसी फूड सब्सटेंस खाने वाली चीजों में होगा तब उस ऑक्सीडेशन को आप बोलोगे रेंसिडिटी। जब भी लोहे लंगड़ के अंदर होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, कोरोजन। अच्छा सर इतना ही है क्या, हाँ इसमें 2 चीजें और है, उसको मैं आपको चार्ट के प्रोसेस से समझाता हूँ। लेकिन कोरोजन को आप 2 प्रोसेस के अंदर और बांट सकते हो, एक का नाम है रस्टिंग, एक का नाम है टार्निशिंग। समझो इधर फटाफट समझो। देखो बेटा ऑक्सीडेशन को जो है, ऑक्सीडेशन उसके 2 टाइप होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन किसी फूड प्रोडक्ट का हो रहा है, किसका, फूड प्रोडक्ट का, या ऑक्सीडेशन किसी मेटल का हो रहा है,
जब भी फूड प्रोडक्ट का होगा तो उस ऑक्सीडेशन का नाम हो जाएगा रेंसिडिटी। जब भी वो किसी मेटल का होगा तो उसका नाम हो जाएगा कोरोजन। अच्छा सर, कोरोजन के कोई और नाम है क्या? कोरोजन के बेटा दो टाइप और हैं। पहले कोरोजन का टाइप आप बोल देते हो रस्टिंग, ये तो आपने सुना होगा भर भर के, और दूसरे का नाम होता है टार्निशिंग, ये भी आपने सुना होगा। मास्टर रस्टिंग तो सुना, जंग तो लगा है हमारे दिलों पे 1000 बार, और शायरी नहीं है इसके आगे, बट टार्निशिंग नहीं सुना। तो रस्टिंग किसका होता है? आयरन का होता है, आपने देखा ही है। कब आयरन का होता है? आयरन को पानी में रख दो, जंग लग जाएगा। आयरन को ऐसे पड़ रहने दो, घर की टेबलें देख लो लोहे वाली, जंग पड़ पड़ के लाल हो गई होगी अंदर की, ठीक है, क्यों होगी? रस्टिंग हो गया उसके अंदर। फिर पेंट करते हो आप। टार्निशिंग किसकी होती है बेटा? सिल्वर की। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट 100% आने की संभावना है। टार्निशिंग क्या होती है? और एक चीज और ध्यान रखना है, टार्निशिंग में ना H2S का रोल ज्यादा होता है। H2S का रोल ज्यादा होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर की जो है रिएक्टिविटी बहुत कम है। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी ना शो कर कर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, और उसमें H2S का रोल ज्यादा देखने को मिलता है इसके ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी टार्निशिंग के अंदर। तो सिल्वर का H2S से टार्निशिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन से भी पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन से कम पाई जाती है, H2S से ज्यादा पाई जाती है, बात ध्यान रखना। रस्टिंग किसकी होगी? हमेशा आयरन की। आयरन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हमारा ऑक्सीजन। ठीक है भाई साहब। रेंसिडिटी किसकी होगी? फूड की। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन के अलग अलग तरीके हैं, उधर बता देता हूँ। सर खाने को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पैक कर देते, बैरियर बना देते, थैली में बांध देते। देखे होंगे चिप्स, अंकल चिप्स, लेज थैली में बंद होते हैं ताकि बाहर की ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए। दूसरा, नाइट्रोजन डाल दो। नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्शन करेगी नहीं, अनरिएक्टिव गैस है, रिएक्शन करेगी नहीं तो स्पॉइल करेगी नहीं, और खुद नाइट्रोजन उसके आसपास रहेगी तो ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी। ये कर लो। प्रिजर्वेटिव डाल दो, ऐसी चीज डाल दो जो कि ऑक्सीडेशन होने ना दे। समझ में? ये आपने सिंपल सभी के प्रिवेंशन लिख रहे हैं। जैसे कोरोजन का प्रिवेंशन क्या है? पेंटिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, एलोइंग कर दो। यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन गैस डाल दो, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस डाल दो जो कि ऑक्सीडेशन ना होने दे, फ्रिज में रख दो या प्रिजर्वेशन कर लो। ये सभी किसका है? ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी पार्ट। ठीक है दोस्त, मैं मानता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सर क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन आएगा बेटा डिफरेंस से, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा बेटा डिफरेंस से, क्वेश्चन आएगा आपको, और आपको क्वेश्चन आएगा टार्निशिंग से आने की बहुत संभावना है। टार्निशिंग से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% दिख रही है मुझे। और H2S का रोल आप देख लेना एक बार, जो मैंने आपको समझाया वही H2S का रोल रहेगा। ये सारे डिफरेंस याद रखना। ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आ सकता है और प्रिजर्वेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीडेशन प्लस प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर रहा। मस्त तरीके से सारी चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली। मैं मान के चल रहा हूं आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मस्त पढ़िए, शानदार रहिए, आनंद में रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अंतिम प्रहार के अपने अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।